नमस्कार, ताल ठोके में आपके साथ एलसी के बेहद करीब से यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब आज दिन में जी न्यूज था, उससे जुड़े हुए रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 370 को 2 साल पूरा होने को लेकर हमारी स्पेशल सीरीज जी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो इस सवाल के साथ कि अब आतंक का पक्का इलाज होने जा रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि आज जिस तरह से पुलवामा में आतंकियों का सफाया किया गया सुरक्षा बलों द्वारा, उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि अनुच्छेद 370 के साथ साथ आतंक भी अब पुरानी कहानी बनने वाला है, इतिहास बनने वाला है। जल्दी से आपको पुलवामा में किस तरह से सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सफाया किया है उससे जुड़े डिटेल्स देते हैं। जैश के 2 आतंकियों का सफाया किया है पुलवामा में सुरक्षा बलों ने। इनमें से एक आतंकी जो था वो आप भूले, 2 आतंकियों का सफाया किया है पुलवामा में सुरक्षा बलों ने। इनमें से एक आतंकी जो था वो आप भूले नहीं, उसकी लंबे अरसे से पुलिस को तलाश थी, सुरक्षा बलों को तलाश थी। उसका नाम इस्माइल मौलवी उर्फ लंबू, जो कि मसूद अजहर के बेहद करीबी भी और साथ ही उसका रिश्तेदार भी। बड़ी बात यह हो जाती है कि इसका सीधा संबंध था 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले से, जिसमें इस्तेमाल किए गए आईईडी को इसी ने बनाया था। तो एनआईए की चार्जशीट में आतंकी लंबू का नाम शामिल था, जिसका सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया है। और इसीलिए बड़ी बहस हम इन सवालों के साथ लेकर आए हैं कि क्या 5 अगस्त से पहले अब आतंक का पक्का इलाज होने जा रहा है। सवाल यह भी है कि कश्मीर के विकास पथ से क्या आतंकी डर गए हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं बीते कुछ दिनों में बौखलाहट ग्रेनेड हमले के तौर पर, या फिर अब ये कहें जिस तरह से आतंकी छिपे हुए थे उसके तौर पर सामने आई है। पहले 370 जैसा कि हमने शुरू में किया, अब आतंक भी इतिहास बनने जा रहा है। न्यू कश्मीर में आतंकी कमांडर्स का गेम क्या ओवर हो चुका है। हालांकि सुरक्षा बल इस काम को बखूबी अंजाम काफी लंबे समय से दे रहे हैं। और क्या पुलवामा पार्ट 2 की इस साजिश को हमारे सुरक्षा बलों ने अब नाकाम कर दिया है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आपको बता दें हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ सुशील पंडित कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट माजिद हैदरी हैं, मास्टर तसादुक हुसैन पीडीपी के लीडर हैं, बशीर अहमद एनसी के लीडर हैं। और मेरा पहला सवाल हुसैन साहब आप ही से है। आप देख रहे हैं लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशें भी की जा रही हैं। अब कम से कम लग रहा है कि आतंक का सफाया होगा। कम से कम सुरक्षा बलों की पीठ तो थपथपा दीजिए। हुसैन साहब आवाज आ रही है? जी जी, मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? हेलो जी, पीडीपी से ही सवाल है और हुसैन साहब आप ही से सवाल है मेरा। हाँ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? कह रही हूँ विकास रफ्तार पकड़ रहा है, अमन शांति की वापसी हो रही है, आतंक का खात्मा हो रहा है, आतंक का दी एंड हो रहा है। ये तो जम्मू कश्मीर के लिए गुड न्यूज है। आतंक तो यहाँ था नहीं, जब था तब था जब जम्मू कश्मीर के अंदर 3% वोट पड़ता था। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी का गठन किया और गठन करके आतंक को भी करब किया और 3% को 80% वोट पे लाया और रुकी पड़ी जो तामीर और तरक्की थी उसको भी शुरू किया और यहाँ के भाईचारा को भी कायम किया। ये अब जो आतंक है ये तो मेरा ख्याल है कोई 3% आतंक है। ये हर रियासत में होता है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे लोग होते रहते हैं, वाक़ात होते रहते हैं। ये तो पूरा हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, इसमें ये लगा रहेगा। आज जम्मू कश्मीर में इस्माइल मौलवी उर्फ लंबू, सुनिए सर हुसैन साहब प्लीज सर थोड़ा सा रियलिस्टिक रहिए, थोड़ा सा तथ्यों पे रहिए। आपने अपने शुरू में पीठ थपथपा ली, 2 लाइनें आपके मुंह से सुरक्षा बलों की तारीफ में नहीं निकली सर। अपनी पीठ थपथपाना आपने शुरू कर दिया। आपके हिसाब से पहले तो आप ये बताइए, आपके लिए तो छोटा मोटा आतंक है, राज्य में रहता है सर। ये इस्माइल मौलवी और लंबू कौन था सर? ये इस्माइल एक मौलवी होगा और वहां बिहार में और उसमें दूसरे जो हमारे प्रदेश हैं उनमें कितने हैं। ये छोटी मोटी बातें होती हैं, ये हर जगह रहेंगी। और आतंकी जो है ना ये बनाए जाते हैं। साहब आप दूसरे राज्यों को इसमें मत लेकर आइए सर। पहली बात तथ्यों पर आइए आप सर।
इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट मेरे शो में आप नहीं देंगे, इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे। बहुत जिम्मेदारी से आप बात करेंगे सर। इस्माइल मौलवी और लंबू कौन था, उस पर क्या आरोप थे, उस पर क्या चार्जेस थे, आपको नहीं पता? पुलवामा हमला आपको याद है सर? पुलवामा हमला आपको याद है या भूल गए सर आप? मैं पूरे मुल्क की पोजीशन आप आतंक का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मेरे शो में बैठकर। है उसको जानता हूँ, ऐसे बात नहीं। सर आप किस मुल्क, क्या मुल्क और किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्या आप, कि वहां पर आतंकी पाले जाते हैं? भारत में आतंकी पाले जाते हैं क्या सर? आतंक को प्रोत्साहन दिया जाता है क्या भारत में? इस्माइल मौलवी और लंबू कौन था, आप ये नहीं बता पा रहे हैं सर। आपको ये बताने से डर लग रहा है और आप कहते हैं कि आतंक का कोई मतलब नहीं, आतंक तो था ही नहीं, जो बस थोड़ा बहुत है वो हर राज्य में है। सर किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं? इकबाल जी जवाब दीजिए इनको। पहले तो मैं इकबाल जी ये तो ये कह रहे हैं कि ऐसा टेररिज्म तो हर स्टेट में रहता है, ये इनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सर। इन्होंने ये जो कश्मीर है इसको बुरी तरह जख्मी किया है। गुपकार अलायंस जिसके ये भाई साहब मेंबर हैं, ये तो कहते हैं कि हम चीन की मदद से दफा 370 को फिर दोबारा लागू करवा लेंगे। लेकिन मैं सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो भी वहां देश की एकता की अखंडता की लड़ाई लड़ रहा है, शहीद हो रहा है और अपनी जान तली पे रख के देश के लिए इन आतंक और आतंकियों का खात्मा कर रहा है, उनको शाबाशी और उनकी प्रशंसा करता हूं। दूसरी बात, भारत इस कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर जो है डेवलप हो रहा है। कश्मीर में एम्स बन रहे हैं, 2 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जगह जगह पे, इंडस्ट्री आ रही है। जो लोग पिछले 70 साल से जिनको ना वो भारतीय थे और ना कश्मीरी थे, उनके ऊपर कोई सिटीजनशिप नहीं थी, पाकिस्तान से आके इधर बैठे थे, उनको सिटीजनशिप मिल रही है। सो जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पे है और विकास वहीं होता है जहां अमन हो। अमन हमारी जो है से जुड़े रिपोर्ट्स तो हम लगातार दिखा रहे हैं इकबाल सिंह जी, लेकिन आपने अभी कहा गुपकार अलायंस को आप टारगेट करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप इनसे मिलते भी हैं और फिर इनको टारगेट भी कर लेते हैं सर। तो उसमें विरोधाभास हो जाता है ना सर, फिर उसमें सवाल आ जाते हैं, विरोधाभास हो जाता है। वो विरोधाभास, उस पर एक्सप्लेनेशन आपकी पार्टी को देना है सर। लेकिन माजिद हैदरी, अगर आतंक का खात्मा होता है तो इस पर तो सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई जानी चाहिए ना, तारीफ होनी चाहिए। तारीफ में इतनी कंजूसी क्यों है? देखिए मैडम, मैं हमेशा कहता हूं आतंक एक सीरियस विषय है और इसमें हम सबों को एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इसमें कोई इकबाल जी अलग नहीं होनी चाहिए, कोई आदिति साहिबा अलग नहीं, कोई माजिद हैदरी अलग नहीं। हम एकजुट होकर एक सवाल पूछने चाहिए कि एक लंबू सरहद पार करके पाकिस्तान से हमारी धरती पर आता है, भारतवर्ष की धरती पर आता है और सरकार उसे आने देती है, और जो राष्ट्रवादी हैं उनको सरकार वो पिगलस सॉफ्टवेयर से हमारी राष्ट्रवादी बेटियों के वीडियो भी देखती है इजरायलियों के साथ मिलके। क्या आप आज मेरे साथ हैं सरकार के साथ सवाल पूछने में या नहीं? आप मुझे पहले बताइए, वरना आज मैं आपकी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। आज आप पूछिए भाजपा से कि घर के राष्ट्रवादियों को पिगलस सॉफ्टवेयर पे बैठिए ना, बैठिए, आपका प्रेरोगेटिव है, डोंट शाउट एट मी। Get his audios down. Get his audios down right now. Right now I said. आप मुझे धमकाने आए हैं? नहीं, आप मुझे धमकाने आए हैं क्या डिबेट में? आप धमकाने आए मुझे? आप मुझे धमकाएंगे? आपसे मैंने कहा सुरक्षा बलों की तारीफ में 2 शब्द कह दीजिए, आपके मुंह में दही जम गया। आप नेशनलिज्म सिखाते हैं, आप नेशनलिस्ट होने की बात करते हैं, आप सिखाएंगे नेशनलिज्म इस देश को? आप सिखाएंगे? आप धमका रहे हैं मुझे कि अगर मैंने आपकी लाइन ना पकड़ी तो आप शो छोड़कर चले जाएंगे। तो कान खुलकर सुन लीजिए माजिद हैदरी, मैं राष्ट्र की लाइन लेती हूँ, मैं इंडियन आर्मी की लाइन लेती हूँ, मैं भारतीय सुरक्षा बलों के साथ खड़ी होती हूँ, और वो आतंक का खात्मा करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ी होंगी। मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये धमकाने की जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आई कांट हियर यू,
I cannot hear you. I cannot hear you. Let me make it very clear. आप सुन लीजिए मेरी बात. आपको बैठना है इस डिबेट में, आपको इस डिबेट में नहीं बैठना तो मत बैठिए, आपका प्रेरोगेटिव है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते जाइए आप. मैं एंटी इंडिया एलिमेंट्स को प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती हूं, मैं नहीं दे सकती. जनरल गुरमीत सिंह यही स्ट्रेटेजी है ना. अगर इनकी बात ना मानो तो ये धमकाएंगे, ये डराएंगे, कभी गन का दर्द दिखाएंगे तो कभी शो छोड़कर चले जाने की बात कहेंगे. पर इनसे सुरक्षा बलों की बात ना करो, उनसे उनकी तारीफ में दो शब्द ना पूछो. अदिति, आपने बिल्कुल ठीक कहा. देखिए, जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि देश के जो कार्रवाई है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना अच्छा ऑपरेशन किया है, उसके अंदर में दखल दें और ये फॉल्स नैरेटिव से चलने की एक प्रथा ही बना ली है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना सुंदर ऑपरेशन किया है, ये बहुत डिफिकल्ट एरिया है. दाचिगम फॉरेस्ट का जो इलाका है, ये जो त्राल हंगलबाग का इलाका है, बहुत डिफिकल्ट है और ये ऑपरेशन बहुत खूबी से किया गया है. इससे पता चलता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका ऑपरेशन करने का तरीका और इंटेलिजेंस किस लेवल की है और क्या जॉइंटनेस है. देखिए, जुलाई के महीने में 31 टेररिस्ट को मार गिराया है. इससे पता चलता है कि किस एफिशिएंसी से ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ना केवल मैं कहूंगा कि इस ऑपरेशन की, अगर आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर को देखें तो जिस प्रकार से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने पुंछ और जम्मू के हाईवे के ऊपर में आईडीज को लोकेट किया है बहुत अलर्टनेस से और उसको न्यूट्रलाइज किया है. और देखिए कि एनआईए ने 14 लोकेशन के ऊपर में जो उन्होंने रेड्स किए हैं, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर में, वो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क, वो जो लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क इनके पीछे में काम करता है, उसके ऊपर में किया है. मैं तो कहूंगा कि देखिए, अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑल आउट ऑपरेशन किया है, जिस प्रकार ने अवाम ने साथ दिया है, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस आ रही है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कश्मीर के अंदर में और इससे पाकिस्तान पूर्ण रूप से बौखला गया है. 5 अगस्त 2019 को जो किया था, जो भारत ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था और 2 यूनियन टेरिटरी बनाई थी, उससे तो पाकिस्तान का जो कश्मीर कार्ड था एकदम जड़ से निकाल डाला था. और अभी आज के दिन अगर आप देखें तो इनकी ये लास्ट कोशिश है कि किस प्रकार से गड़बड़ करें. आपको याद है कि 25 जून को सॉरी 20 आपने जनरल सिंह, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू. अभी सर एक कमेंट में यहाँ पे सुशील पंडित का लेना चाहती हूँ. आपने एक पॉइंट यूज किया, अभी आपने एक पॉइंट रखा कि जो एक कांटा था उसे निकाल दिया. ये कांटा ही है ना सुशील पंडित, जो माजिद हैदरी जैसे लोगों की बौखलाहट में दिखाई देता है, जिन्हें लगता है कि शो में आकर भी वो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और सामने वाले को बैकफुट पर धकेल सकते हैं. ये किस तरह की मानसिकता है? हम अनुच्छेद 370 के बाद लगातार विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग इस मानसिकता के हैं कि डरा देंगे, धमका देंगे, पीछे धकेल देंगे, आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, इस मानसिकता का क्या इलाज है? अदिति जी, ये जो कश्मीर में जिहाद नाफिज किया गया है भारत के खिलाफ, ये एक तिपाई है. इसकी 3 टांगे हैं, जिसमें से एक टांग है ये आतंकी जो बंदूक लेकर के भारत की सुरक्षा बलों को चुनौती देते हैं हिंसा के माध्यम से, और उनका जिस तरह खात्मा हो रहा है, जनरल गुरमीत सिंह ने बहुत बखूबी बताया. हम हर महीने दर्जनों लोग ढेर करते हैं और एनकाउंटर करते हैं. बहुत जाबाजी से हमारे सुरक्षा बल लड़ते हैं, उसमें कई बार अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, वो भी होती है, और जनता का समर्थन मिलता है. उनकी तरफ से गुप्तचर हमको जानकारियां मिलती हैं, मुखबिरी होती है, उनकी तरफ से बाकायदा इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है और हमें इसमें बहुत सफलता मिल रही है. लेकिन जो बाकी 2 पाए हैं, उनमें से एक पाया है माजिद हैदरी हुर्रियत जैसे लोगों का, जो इस जिहाद के लिए एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उसको उचित ठहराते हैं, उसका औचित्य समझाते हैं, उसको आजादी की लड़ाई बताते हैं या उसकी पैरवी करते हैं, परोक्ष या प्रत्यक्ष. ऐसे लोगों से तो निपटने की आवश्यकता है ही. और जो तीसरा सबसे घातक पाया है
वो वहां की मुख्य धारा के वो राजनीतिक पार्टियां, दल और नेता हैं जो आज मुखर होकर के पाकिस्तान की पैरवी करते हैं। कहते हैं उनसे बात कीजिए, कहते हैं चीन से 370 ले लेंगे, कहते हैं कि 370 को वापस बहाल कीजिए, इस स्टेट को दोबारा से बनाइए और हमें पूरी शक्ति दीजिए, पूरा तश्तरी में रख करके सत्ता सौंपिए, तब जाके हम कश्मीर आपके लिए संभालेंगे। तो जब तक आप इन दोनों पायों का भी इलाज नहीं करेंगे, एक समन्वित तरीके से, केवल एक पाया काटने से काम नहीं चलेगा। इस तिपाई के दोनों दूसरे पाए भी निरस्त करने पड़ेंगे धराशायी करने के लिए इसे। और इसके लिए जरूरी ये है कि आप कभी इन्हें औचित्य ना दें, स्थान ना दें। मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सोल्यूशन की बात करना चाहती हूँ। हुसैन साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुशील पंडित ने पूछे। उन्होंने कहा जब आप जानते हैं पाकिस्तान की हकीकत, आप जानते हैं पाकिस्तान का किस तरह से नापाक हरकतें करता है, कोशिशें करता है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी मेन स्ट्रीम पार्टी के नेता पाकिस्तान से बात करने की वकालत क्यों करते हैं? महबूबा मुफ्ती क्यों चाहती हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए? जी, ये मुझसे सवाल किया आपने? हेलो जी हुसैन साहब, आप ही से सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 47 में जमहूरी मुल्क के साथ जमहूरियत को, इंसानियत को और जमहूरियत को देख के अलग किया था 370 के तहत, और 35A जो है वो तो जम्मू कश्मीर का अपना ही कानून था। अब आप समझते हैं कि उस कानून को हटा के जम्मू कश्मीर के लोगों की सारी वो कब्रें खोद के जम्मू कश्मीर को साफ करके कहीं से और लोग लाके बसाओगे जो आपको अच्छे लगेंगे। हम अच्छे नहीं लगते हैं, हमें अच्छा लगता है हिंदुस्तान। आपको क्यों तकलीफ होती है कि हम जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरी ढंग से हम कह रहे हैं हमारा जो हक है, हमारी जो इज्जत नफ्स है उसको बहाल करो, तो इसमें आपको तकलीफ क्यों होती है? रहा सवाल पाकिस्तान का क्यों बात करने का? हुसैन साहब, जम्मू से कठुआ से लेके कब्रें खोदने की बात की। सर एक सेकंड सुनिए ना मेरी बात प्लीज, मैंने उस समय आपको इंटरप्ट नहीं किया था। 300 किलोमीटर बॉर्डर है और 300 किलोमीटर बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोग हैं, जो हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमारी आए दिन बर्बादी होती रहती है। यहाँ के बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, मकान उड़ जाते हैं और लूले लंगड़ों की एक लाइन लगती है। जब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गोलियां चलती हैं वो हम बर्दाश्त करते हैं, आप नहीं करते। आप तो बंद कमरों में बैठ के बातें करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के मुल्क के आइन के मुताबिक जो हमारा हक है हम वो लेंगे। अगर हिंदुस्तान ये नहीं चाहता है, हुसैन साहब, अगर आपका भाषण खत्म हुआ, हमारा हकूक ना मिले तो हम लेके रहेंगे। रहा सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर आपका सर, अगर आप कर रहे हैं वो ठीक है, जो करना है उनको। हुसैन साहब, ये भाषण का मंच नहीं है सर, आप डिबेट करने आए हैं सर, भाषण का मंच नहीं है ये, हम डिबेट करते हैं सर। हुसैन साहब 3 बातें हैं सर। आपने कहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गोलियां चलती हैं। सर सुन लीजिए, मैं आज ही आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, 1 घंटा नहीं हुआ और कुछ ही दूरी पे खड़ी हूँ LC से, लाइन ऑफ कंट्रोल से। मुझे पूरा यकीन है आपने तीतवाल विलेज के बारे में सुना होगा सर, LC पर है, सब पता है। सर सुना होगा ना इस गांव के बारे में आपने। लोगों से मिलकर आ रही हूँ सर, लोगों से मिलकर आ रही हूँ मैं। ग्राउंड रियलिटी तस्वीरों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। सर हाँ, पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन करता था हुसैन साहब, करता था। लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है उससे, उनके घरों को नुकसान हुआ है, उन्होंने अपनों को खोया है सर। और आप खुद ये कहते हैं कि सीज़फायर वायलेशंस होते थे और आप उसी पाकिस्तान की फिर हिमाकत करते हैं। क्या लॉजिक है सर? ये विरोधाभास है आपकी बात में। आप पाकिस्तान को मार लो, पाकिस्तान को खत्म कर लो, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। हमारी दिलचस्पी है जो जम्मू कश्मीर हमारा है उसमें अमन हो, और अमन तब होगा जब पाकिस्तान की सबसे गोलाबारी नहीं आएगी। जैसे भी गोलाबारी बंद होती है
तो करवा दीजिए, लेकिन हमें मरवाने के लिए आप कहते बात नहीं करो, बात नहीं करो। आप लीडर थोड़े हो आप तो। सर इस तरह की बातें मत कीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। थोड़ी देर पहले कह रहे थे 370 से कब्रें खोदी जा रही हैं, 370 से। सर सुन लीजिए, इस तरह की भड़काऊ बातें मत कीजिए। एक रेस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते आपको मंच दिया है आपका पक्ष रखने के लिए सर, लोगों को भड़काने के लिए नहीं। कब्रें खोदी जा रही है, लेकिन आतंकियों की कब्रें खोदी जा रही है। जनरल गुरमीत सिंह, ये इस तरह का नैरेटिव क्यों क्रिएट किया जाता है कि अरे वहां पर गोली चल रही है, वहां पे गोले फेंके जा रहे हैं और इतनी अशांति है, हमें अमन चैन चाहिए, इसलिए पाकिस्तान से बात करो। ये नैरेटिव क्यों क्रिएट किया जाता है? अदिति देखिए, ये जो बातें हैं ये फॉल्स नैरेटिव का हिस्सा है। ये ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है जो पाकिस्तान का जहां टेररिस्ट का पक्ष रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो रेडिकलाइजेशन का हिस्सा है और उसको रेडिकलाइजेशन को प्रोपोगेट करते हैं। ये फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म का साथ देना चाहते हैं। और देखिए अभी आप देख लीजिए कि ये जो टेररिस्ट नेटवर्क था उसको किस प्रकार सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको खत्म करने का एक बेड़ा उठाया है। इसी महीने के अंदर में 31 टेररिस्ट को मार गिराया है, जिसमें मुख्य उनके लीडर्स हैं और मुख्यतः एलईटी को ये नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचा है। लेकिन इसके पीछे जो एक सपोर्ट ग्रुप है जो इनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। मैं कहूंगा कि आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ओजीडब्ल्यू नेटवर्क, और वो जो रेडिकलाइज होने के कारण ये फॉल्स नैरेटिव को प्रोपेगेट करते हैं। इसके अलावा ये मैं कहूंगा कि वैली के अंदर में जो सबसे बड़ा भी चुनौती है वो है टेक्नोलॉजी, ड्रोन अटैक वगैरह का इस्तेमाल करना और आईडी का। ये मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं, आप ग्राउंड से बात कर रही हैं, आप कोई इधर उधर से बात नहीं कर रही हैं। यू कैन फील द सिचुएशन देयर, और जो आपकी बात में सत्य है, फैक्ट है और रियलिटी है। और ये लोग बिल्कुल एक गलत नैरेटिव, एक झूठ, एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं। ये एक पाकिस्तान की लॉबी की तरह काम कर रहे हैं। और देखिए ये जो अध्याय था ना पाकिस्तान का, कश्मीर का नैरेटिव, वो एकदम खत्म हो गया है। लेकिन जो असलियत है ऑन ग्राउंड वो आप भी फील कर सकती हैं कि वहां पर बदलाव है, वहां आवाम की चाहत है कि डेवलपमेंट हो, स्टेबिलिटी हो और पीस हो। और आपने तो देख रही हैं उसमें कि अवाम के अंदर में क्या उत्साह है। और अभी की कंडीशन के अंदर में अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन देती है। जो सक्सेस मिल रही है, अगर आप इसी सक्सेस से जाएंगे तो जितने भी टेररिस्ट हैं वैली के अंदर में, जिस प्रकार चिनार कोर के कमांडर ने कहा था कि इस साल इस समय के अंदर में पूरे टेररिस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। और एक बात है कि जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी कमी हुई है, क्योंकि जो यूथ है वो समझ गया है कि ऑन ग्राउंड में बदलाव है। और जो बचे हुए लोग हैं जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का हिस्सा हैं, उसको एनआईए बहुत ही सुलझे तरीके से जो फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट थी उनको दबोच रही है। और जनरल साहब आपने जो बात बोली उसी में बस थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा मैं ग्राउंड पर हूँ। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जिन लड़कों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिन लोगों को मिलिटेंसी की तरफ धकेलने की या खींचने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि ऐसे लड़कों से बात की जाए, उनकी फैमिलीज की काउंसलिंग की जा रही है, ऐसे लड़कों की काउंसलिंग की जा रही है और उन्हें मेन स्ट्रीम में वापस लाया जा रहा है। लेकिन हुसैन साहब ये इस तरह का इंप्रेशन आपकी पार्टी के बारे में क्यों जाता है? आप कहते तो हैं कि हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, लेकिन जब आतंक का खात्मा होता है तो सर तब आप कुछ नहीं बोलते। सर आतंकी हमले होते हैं तो तब आप पाकिस्तान से नहीं कहते कि आतंकी हमले क्यों किए गए, आप नहीं कहते कि आतंकियों का निर्यात आप भारत में क्यों कर रहे हैं, आतंकियों को क्यों भेज रहे हैं भारत में। आप बात करना चाहते हैं तो उस तरह की आप भोली और गोली को किस तरह से एक साथ चलाएंगे हुसैन साहब? दोनों तो साथ नहीं चलते ना, ये तो आप भी मानते हैं। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम अपनी रियासत के हिस्सा की बात करते हैं कि जब से 370 हटाया है तब से जम्मू कश्मीर में कोई किसी को, पढ़े लिखे नौजवान को, किसी अपने मजदूर को, किसान को, किसी को रोजगार नहीं, नौकरियां बंद हैं। हमारा सब कानून बदला गया है। हमारा यहाँ का पीएचडी नौजवान जो है उसको 4th क्लास भर्ती करने का भी हक नहीं है। क्या हमें जीने का हक नहीं है? पाकिस्तान करके हमें आप रजा लेंगे? पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा दोस्त है ना हमारा भाई है। पाकिस्तान का जब मोहम्मद अली जिन्ना
47 में श्रीनगर आया तो कश्मीरियों ने जूतों का हार पहनाया था। पाकिस्तान वो बदला हमसे ले रहा है, आप कौन सा ले रहे हैं? सर हमारा हुसैन साहब, ठीक है हुसैन साहब आप विकास की बात कर रहे हैं ना सर, विकास की बात कर रहे हैं आप। अब 2014 से जरा 2018 का जो आपका डेटा बताइए जरा हुसैन साहब। सर आप चिल्लाने लग जाते हैं, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आप चिल्ला रहे हैं। मेरे सवाल तो सुनिए। आप इसका नाम ठीक है सर, रियलिटी तो मैं भी बता दूंगी, तथ्यों के माध्यम से बता दूंगी। सर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, 2014 से 2018 के बीच कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला सर, जरा सा बता दीजिए। किसने दिया? 2014 को रहने दीजिए। कितने लोगों को रोजगार मिला बताइए ना। 2000 नहीं कितने लोगों को रोजगार मिला बताइए जरा। बाद आज तक क्या मिला है जम्मू कश्मीर को? सर आप तो कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं ना विकास हुआ नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ आप 2014 से 2018 के बीच जो विकास हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके आंकड़े रख दीजिए सर, उसके आंकड़े रख दीजिए ना। आप तो कह रहे हैं इन्होंने विकास किया नहीं 2019 के बीच। बाद आप ये बताइए 2014 से 18 के बीच कितना विकास हुआ जम्मू कश्मीर में? आपकी पार्टी आई ना सत्ता में, खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई आपने, बताइए मुझे कितना विकास किया था? रखिए थोड़े से आंकड़े। हुसैन साहब आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए सर, ताकि दर्शकों को समझ में आए तथ्य क्या है। इकबाल सिंह लालपुरा इनका नैरेटिव सेट है, इन्होंने वो अपना सेट कर लिया है नैरेटिव। कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ, युवा बेरोजगार है, युवा के पास काम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। हालांकि वो बात और है, ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी से पूरे तरीके से कटे हुए हैं। ये भी एक बड़ा फैक्ट है जो पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि इस समय जो बयानबाजी हो रही है लगातार पाकिस्तान को लेकर, वो कुछ पार्टियां अपने वजूद को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन लाल सिंह लालपुरा आपका जवाब, इकबाल सिंह लालपुरा माफ कीजिएगा। अदिति जी, 10,000 नौजवानों को अभी नई सरकारी नौकरियों में भर्ती किया गया है। उसके अलावा कारखाने लग रहे हैं, विकास का कार्य चल रहा है, उसमें जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है इसकी गिनती तो 50,000 से भी ज्यादा है। और जो प्रोजेक्ट जो हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, दूसरे प्रोजेक्ट हैं, वो अलग से चल रहे हैं। लेकिन हुसैन भाई को मैं बेनती करता हूं, हुसैन भाई आपने पहले बहुत बड़ा नुकसान करवाया था जब महबूबा मुफ्ती जी की दीदी को अफगानिस्तान लेके गए थे। तब आप उस समय होम मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी, और उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा था, उनके साथ कंप्रोमाइज किया। ऐसा जो हमारे देश को भुगतना पड़ा है। ये देश कश्मीर भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ये कहा था पहले भी कि हम कश्मीर में अलग कानून नहीं रहने देंगे, और उनका सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। आज पूरे देश में एक कानून है, एक ही झंडा है। और आपको ये शायद इतिहास का भी पूरा ज्ञान नहीं है कि यहाँ तो 200 साल पहले से सिख राज था, और उसके बाद ये डोगरा रियासत आई और महाराजा हरि सिंह ने इसको पंजाब भारत को दे दिया, ये कि हम तो भारत के साथ रहना चाहते हैं। अब आपको साथ लगना चाहिए कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां लोगों पे ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसको कैसे वापस भारत में लिया जाए, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट शेख मंसूर साहब है। शेख मंसूर जी, आतंक का अगर सफाया होता है, आपसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, आतंक का अगर सफाया होता है तो फायदा तो जम्मू कश्मीर को होता है ना सर उससे। ये एडमिट करने में दिक्कत क्या है? हाँ, इसमें दो राय नहीं है। इंतहा पसंदी हो, अगर ट्रबल हो, बदअमनी हो, इससे कोई भी स्टेट है इसको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हुकूमत खुद कहती है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहते हैं कि पिछले 3-4 सालों के दौरान इन्फिल्ट्रेशन और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में बहुत कमी आई है। ऑल ऑफ अ सडन ये खत्म होने वाला नहीं है। किसी हद तक लोग, खासकर नौजवानों में बेचैनी पाई जाती है। उसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है। एक तो जो हालात रहे, उसमें कोविड का भी है, लॉकडाउन जो रहा है, और किसी हद तक
उसकी वजह से बेचैनी एक सेक्शन में है। बाकी अगर आप देखेंगे हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। ये एकदम सारी चीजें सही नहीं होगी, कुछ लोगों में रोष है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है जो भी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक इनिशिएटिव लिया है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर इनमें कोई किसी को कुछ खदशात है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। बातचीत के जरिए ही मसला आगे बढ़ेगा। और आप देखें एक बड़ी अचीवमेंट है, 25 फरवरी से अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीस रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीस रहा है। तो वहां सरहदी इलाकों में जो लोग रह रहे थे उनको किसी हद तक परेशानी थी, परेशानियों का वहां पर अब नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हुई है। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो वहां पर कारोबार भी ठप हुआ था। हमने एलसी के विलेज तीतवाल से एक स्पेशल रिपोर्ट भी की है, वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन हुसैन साहब, अभी शेख मंजूर साहब ने कहा कि हालात, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पहले से बेहतर हुए हैं सर। वो ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन सर जो बातें अच्छी हो रही हैं उन पर आप साथ दें, और जो बातें गलत है सरकार का क्रिटिसिज्म कीजिए। आपको पूरी हक है, जमहूरियत में पूरा हक है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म सही आधार पर हो सर। वो क्रिटिसिज्म सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पर ना हो, उनकी कॉस्ट पर ना हो। वो क्रिटिसिज्म सर ऐसा ना लगे कि आपकी पार्टी पाकिस्तान की तरफ खड़ी दिखाई देने लगे, या ऐसा ना लगे कि आतंकियों का किसी तरीके से आतंकियों के लिए हमदर्दी है। आपको ये बात समझनी होगी टू स्टे रेलेवेंट इन दिस मॉडर्न पॉलिटिक्स, इन दिस करंट पॉलिटिक्स। सुनिए, मुझे सुनिए। आप बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस को मत लाओ बातों में। सिक्योरिटी फोर्सेस ही हैं कि जम्मू कश्मीर जो है अभी तक है, और हम सपोर्टर हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, आप सपोर्टर नहीं हैं। आप सिक्योरिटी फोर्सेस में आ जाइए और देखिए क्या जम्मू कश्मीर का ये जो लोग हैं सपोर्ट हमें करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर चंद लोग खराब भी हैं तो वो उनकी वजह से हम सबको आप ये नहीं कह सकते। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे हकूक हैं जमहूरी हिसाब से जम्मू कश्मीर में 2 बरस से जब से 370 को हटाया है, यहाँ के लोग जो हैं वो बंद हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, प्राइमरी स्कूल बंद हैं, पूरी कौम को अनपढ़ बनाया जा रहा है। और बजरी निकालने के लिए भी लखनपुर से पार से मजदूर लाया जा रहा है। यहाँ का मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, यहाँ के ठेकेदार को ठेकेदारी। हम क्या इंसाफ करो हमारे साथ? अगर हमारे साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते सर, तो फिर आप थोड़ा सा बाहर निकले। सर आपको मैंने पहले बोलने दिया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया उस समय सर, लेकिन बार बार प्रोपेगेंडा को तो जगह नहीं दी जा सकती है सर। सर आप थोड़ा सा चेक करें, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ। कितनी ऑनलाइन जॉब्स आए हैं सर, किस ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है सर? आप पहले थोड़ा सा चेक करें सर, आपको ये समझने की जरूरत है सर। और दूसरी बात, पाकिस्तान से सर कौन बात करेगा, कब करनी है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए। पॉलिटिकल पार्टियां थोड़ी डिसाइड करेंगी सर। सर एक तो बात, आप आराम बात ही नहीं सुनते हैं सर, आप बात ही नहीं सुनते हैं। सुशील पंडित जी, आपके पास मैं आऊंगी। मुझे बताया गया कि हमारे साथ बशीर अहमद, हुसैन साहब एक ही राग पकड़े हैं। हुसैन साहब बात तो जम्मू कश्मीर की करते हैं, कश्मीरियों की करते हैं, लेकिन उनके हित गौण साबित होते दिखाई देते हैं जैसे वो पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं। बशीर अहमद, अगर आतंक का सफाया हो रहा है, अमन शांति आ रहे हैं, तो इस पर तारीफ होनी चाहिए या इस पर भी आलोचना होना चाहिए? बेसिकली आतंक के साथ 90 से लेके आज तक तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आतंक के साथ लड़ने के साथ साथ जो इश्यूज हैं लोगों के, उनको भी एड्रेस करना है। अगर लोगों के इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे और आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ने में किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। मुल्क की सालिमियत और मुल्क की सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और कश्मीर के अंदर जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो 24 तारीख को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी, उस पॉलिटिकल मीटिंग के बाद जो फॉलो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, होना चाहिए।
और वो मेजर्स लिए जाने चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिल्ली और की दूरी को कम करना है। तो बशीर साहब, बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। बशीर साहब सुनिए, बशीर साहब मेरी बात को सुने आप। मीटिंग हुई सर, मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, तो उस मीटिंग के बाद आपकी पार्टी के नेता हो, पीडीपी की नेता हो, अलग भाषा बोल रहे थे। जैसे ही वापस जम्मू कश्मीर लौटे तो सुर बदल गए सर, सुर बदल गए, विरोधाभास आ गया सर। कभी नहीं ऐसा हुआ, ये आपको लग रहा है सुर किसी ने नहीं बदला। इश्यूज को आप सर लग नहीं रहा, ये आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट है, इसमें लगने की बात नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, पाकिस्तान से बात करने की बात कही ना फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कही या नहीं कही? फारूक अब्दुल्ला साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है। आप 90 से लेके आज तक अगर कश्मीर के गलत बात फोर्सेस के लोगों ने लड़ाई शक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कितने लोगों को खोया है, ये इसमें कोई शक है? हम भी उतने ही विक्टिम हैं जितना बाकी लोग हैं। लिहाजा सवाल यह है कि लोगों की एस्पिरेशंस के ऊपर गवर्नमेंट को पूरा करना है। बशीर अहमद साहब, मुझे आपको यही याद दिला देना चाहिए इस वक्त, मुझे आपको ये याद दिला देना चाहिए इस वक्त, जब आपकी पार्टी की सरकार थी तब भी लोग मरे, जब पीडीपी की सरकार थी तब भी लोग मरे। तो उन सरकारों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है सर, जिसकी आप बहुत आराम से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अनदेखी कर लेते हैं। सुशील पंडित तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एक अलग संदर्भ में दिखाना, क्या ये माना जाए जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है? अदिति जी, जी बोले। जी सुशील पंडित जी बोले आप। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अभी 2/3 प्रोग्राम लगभग समाप्त हो गया है। सब कश्मीर में हालात सामान्य होने की, विकास की बात कर रहे हैं। विभिन्न मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ हैं। अभी तक किसी के मुंह से कश्मीरी हिंदुओं के वापस आने का एक शब्द नहीं सुनाई पड़ा है। इनकी 10 तरह की शिकायतें हो सकती हैं, 10 तरह के बहाने हो सकते हैं, लेकिन इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कैसे लीपापोती करने में व्यस्त हैं। दूसरी बात, आपके सामने हुसैन साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने हमारे हकूक छीन लिए हैं। ये कैसा प्यार है कि कश्मीर से तो पूरे देश में लोग जाएंगे, मकान दुकान खरीदेंगे, व्यापार करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, लेकिन शेष भारत से कश्मीर कोई ना आ पाए, ऐसे कानून चाहेंगे। 370 और 35A इस तरह के भेदभाव को जारी रखे हुए था, इसीलिए हटाना जरूरी था। और इससे ही पता चलता है कि इनकी जो मक्कारी है, ये जो चालाकी है कि हमें देश से प्यार है, हम देश में अपने हक के साथ रहना चाहते हैं, ये कैसा हक है? ये भेदभाव है, यही भेदभाव दिखाई पड़ता है। आप अपनी जबान को कंट्रोल करिए। सुशील पंडित जी, मकारी आप बोल रहे हैं। जब तक कश्मीरी पंडित जी की वापसी की बात करनी होगी तो उस वक्त डिस्कशन करेंगे। इस वक्त इशू है वो दूसरा है। मकारी क्या कश्मीर बिना कश्मीरी पंडितों के सामान्य हो पाएगा? क्या वहां के हिंदू आए बिना, अपने घर लौटे बिना आप कश्मीर को मामूली हालात मामूल पे समझेंगे? हक की बात नहीं है। क्या वो हक क्यों नहीं है? हम कश्मीर के विकास की, कश्मीर के भविष्य की, कश्मीर के सामान्य होने की बात कर रहे हैं, और ये हमारे लौटे बिना पूरा माना जाएगा, मुकम्मल माना जाएगा? आपके मुंह से उसके बारे में नहीं निकलेगा। मक्कारी यही है, मुनाफिकत यही है, यही मक्कारी की बात आप कर रहे हैं। पहले बात ये सुन लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज को ठीक करिए। मैनिफेस्टो में है कि कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में है कि कश्मीर में शरिया लागू होनी चाहिए। आपके सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में है कि कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। ये मक्कारी नहीं है तो क्या है? आपका सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ के आइए आप, तब आप बात कीजिए कि आप कश्मीर में क्या चाहते हैं। ये पीडीपी का मौकफ है। यहां आप और चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करके लोगों को बरगला रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि मुल्क से प्यार है, बातें नहीं कर रहे हैं। मुल्क से प्यार है तो फिर पाकिस्तान की इस तरह हिमायत कैसे संभव है? मुल्क से प्यार है तो फिर बुरहान वानी के घर मुआवजा लेकर कैसे जाते हैं? इस डिस्कशन में लेकर आए हैं। प्यार है तो फौजी अफसरों के खिलाफ FIR कैसे करते हैं? आपका गुस्सा भी वाजिब है, आपका गुस्सा भी वाजिब है, आपका गुस्सा वाजिब है। हुसैन साहब, इसीलिए मैं कहती हूँ तथ्यों पर रहिए, रियलिटी का सामना कीजिए। बशीर अहमद साहब, कॉन्ट्रडिक्शन जब होगा, एक तरफ आप ये भी चाहेंगे कि विकास हो और दूसरी तरफ एक फॉल्स नैरेटिव भी सेट किया जाएगा, तो सर विकास और फॉल्स नैरेटिव से तो आप जम्मू कश्मीर के ही लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना सर, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है कंफ्यूजन नहीं है, पहली बात सुन लीजिए आप कि 30 साल हो गए हैं, हुसैन साहब पहले बशीर अहमद से सवाल किया है, रात की लड़ाई कम उन्हें तो बोलने दीजिए इस डिस्कशन में, वो लेट आए हैं इसमें। मैं इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, नोबडी इज हियरिंग। मुझे भी कहने की इजाजत दिए। जी बोलिए बशीर अहमद जी। मैं आपको मंसूर शेख बोलिए, मंसूर शेख बोलिए। देखिए, दो चीजें हमें रियलिस्टिक होना चाहिए इसमें, यानी कि गर्म होने की कोई जरूरत नहीं है सेंटिमेंट्स को। शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस जो है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए। अगर मुझे, हालांकि आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PDP, मुफ्ती मोहम्मद सईद के जमाने में उनके लिए कई जगह मकानात भी बनाए, और हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई जगहों पर, 3-4 जगहों पर उनके लिए अलॉटमेंट की है जहां उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। ये शायद पंडित जी को भी, सुशील जी को भी पता होगा इसके बारे में। वो PM पैकेज का है, आप छोड़ दीजिए उसको। डिस्प्यूट नहीं, ट्रांजिट अपार्टमेंट्स है, वो ट्रांजिट एकोमोडेशन है, वो तो आप PM पैकेज एम्प्लॉइज के लिए कैंप है, पोटा केबिन के, प्लास्टिक के, PVC के कैंप है, 3 सालों से 10 साल से बने हैं। और दूसरी बात जो है, जमहूरियत कीजिए, पोटा केबिन, प्लास्टिक, PVC के कैंप्स बनाए गए हैं, ट्रांजिट कैंप्स PM पैकेज एम्प्लॉइज के लिए। बहुत ज्यादा नॉइज है। मैं बडगाम में बने हैं कि नहीं, मटन में बने हैं कि नहीं? प्लीज शेख मंसूर साहब, ऐसी भी रिपोर्ट जी न्यूज ने दिखाई कि कैसे उन क्वार्टर्स में एक नहीं बल्कि 6-6, 7-7 फैमिलीज रहने को मजबूर हैं। उस स्थिति को भी बदलना होगा सर, उस तस्वीर को भी बदलना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है। इस बात को समझना होगा। इकबाल सिंह लालपुरा, जो सवाल उठाया सुशील पंडित ने, उसका जवाब आपको देना है सर। सोल्यूशन की बात आपको करनी है, और सोल्यूशन की बात कश्मीरी पंडितों के लिए भी सर, और सोल्यूशन की बात सर जम्मू कश्मीर में अमन शांति और विकास की रफ्तार तेज हो और ये फॉल्स नैरेटिव खत्म हो। अदिति जी, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी है, उसको शाबाशी देना बनता है कि वो धीरे धीरे बड़ी जल्दी से पंजाब इसमें कश्मीर में अमन ला रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर कैसा? उनको हम अपना वापस ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि उनको पोटा कैबिन में ना रहना पड़े, वो अपने घर जाए। वो अपने घर में क्यों ना रहें? ऐसा माहौल हमें उनको देना पड़ेगा, और हम उसके लिए अग्रसर हैं, आगे बढ़े हुए हैं। तीसरी बात यह है कि 2,25,000 लोग कश्मीर के, देश के दूसरे हिस्से में, हम कोविड के समय उनको यहाँ लेके आए हैं, वापस अपने घर में सुरक्षित है। अभी तक कॉलेजेस वगैरह खुले नहीं हैं, इसलिए कोई वापस कहाँ जाएगा? सो हमारा जो पूरा जो है 91% पीपल सवाल था इकबाल सिंह लालपुरा जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। सर मेरे पास वक्त बहुत कम है, 3-4 पॉइंट्स क्लियर करते हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल शाबाशी के मोहताज नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने पॉलिटिकल मुनाफे के लिए। दूसरी बड़ी बात, जब सॉल्यूशंस की बात की जाती है तो मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं उन्हें एक सकारात्मक पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर की आवाम का भला हो पाएगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सही मायने में जम्मू कश्मीर की आवाम को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात,
इंपॉर्टेंट बात, ये जम्मू कश्मीर वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि इस डिबेट में कुछ नेताओं ने दिखाने की कोशिश की कि जैसे ये लड़ाई जम्मू कश्मीर को डिमोनाइज करने के लिए है। ऐसी कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, भारत का मान है, भारत का सम्मान है और भारत अपने मस्तक को ऊंचा रखना जानता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.